हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रॉयल इंडियन नेवी रिन म्यूटिनी को डिटेल में कवर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन जस्ट बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार। और इस कोस्ट लाइन को अगर आप कंपेयर करोगे ब्रिटिश इंडिया के लैंड बॉर्डर से तो ये लैंड बॉर्डर से कहीं ज़्यादा थी। और एक एस्टिमेट के हिसाब से ये कोस्ट लाइन लैंड बॉर्डर की 3 टाइम्स हुआ करती थी। बट अगर बात करें रॉयल इंडियन नेवी की तो इट वाज अ स्केलेटन सर्विस। बहुत ही कम लोग थे रॉयल इंडियन नेवी में। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन को गार्ड कौन करता था। ब्रिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन को गार्ड करती थी रॉयल नेवी यानी ब्रिटिश नेवल वॉरफेयर फोर्स। और इसके लिए रॉयल नेवी को हर साल 1 लाख पाउंड भारत से दिए जाते थे। बट हुआ क्या कि रॉयल इंडियन नेवी की संख्या जो साल 1939 में मात्र 1200 के आसपास थी उसे बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। रॉयल इंडियन नेवी के लिए मास स्केल पर रिक्रूटमेंट किए गए और देखते ही देखते 1944 तक रॉयल इंडियन नेवी के मेंबर्स की संख्या 30,000 से भी ज़्यादा कर दी गई। 1200 से डायरेक्टली 30,000 हो जाना मतलब 25 टाइम्स 25 गुना, और वो भी मात्र 5 सालों में। और ये मास स्केल रिक्रूटमेंट कोई ऑफिसर ग्रेड के लिए नहीं हुआ था। यहाँ पर पूरी तरह नेवल रेटिंग्स को रिक्रूट किया गया था। नेवल रेटिंग्स मतलब नेवी के जूनियर मोस्ट मेंबर्स जिन्हें हर तरह के छोटे मोटे काम दिए जा सकते थे, इंक्लूडिंग शिप्स पर झाड़ू लगाना। और हमने ये तो देखा ही कि नेवल रेटिंग्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई थी। बट उस हिसाब से ब्रिटिशर्स ने नेवी में फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतज़ाम को नहीं बढ़ाया था। इसकी वजह से इन नेवल रेटिंग्स को जो एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली वो बहुत ही बेकार थी। खाना और भी ज़्यादा बेकार, बिल्कुल थर्ड क्लास। इन नेवल रेटिंग्स को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता था। एक तो ऑफिसर ग्रेड पर सिर्फ वाइट्स, मोस्टली वाइट्स, और इनके पास ना कोई चांस था प्रमोशन का और ना ही इनकी सैलरी अंग्रेज़ों जैसी थी। और क्योंकि ये लोग ट्रेंड भी नहीं थे तो छोटी मोटी गलती होने पर इनको गालियाँ भी सुनाई जाती थी। इन सब कारणों की वजह से नेवल रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर एक इंसिडेंट हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि 1 नवंबर 1945 नेवी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। इन रेटिंग्स को कहा गया कि आप नेवी शिप्स को ब्रिटिश फ्लैग्स वगैरह लगाकर अच्छे से सजा दो, क्योंकि इस खास मौके पर शिप पर बहुत सारे स्पेशल गेस्ट भी आएंगे। नेवल रेटिंग्स ने दिन भर इन शिप्स पर ब्रिटिश झंडे लगाए और ऐसे में HMIS तलवार की नेवल रेटिंग्स का गुस्सा अंदर ही अंदर भड़क रहा था। HMIS तलवार की नेवल रेटिंग्स के एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि सुबह होने से पहले नेवी डे की तैयारियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इन्होंने ब्रिटिश झंडे हटाकर क्विट इंडिया, रिवोल्ट नाउ और किल द ब्रिटिश जैसे झंडे नेवी शिप्स पर चारों तरफ लगा दिए। इसके बाद लंबी कार्रवाई हुई और कई सारे नेवल रेड्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा उन दिनों न्यूज़पेपर में खबर आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट INA ट्रायल्स अब पब्लिकली करेगी। INA ट्रायल्स तो 1943 से ही चल रहे थे, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट 1945 के नवंबर दिसंबर महीने में ट्रायल्स को पब्लिकली करने वाली थी रेड फोर्ट पर। इस खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया था और इस खबर ने इन नेवल रेटिंग्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। इन सब चीज़ों के साथ इन नेवल रेटिंग्स को इंडोनेशिया या फिर इजिप्ट भेजे जाने से भी शिकायत थी और ये चाहते थे कि इनके जिन साथियों को इंडोनेशिया या फिर इजिप्ट भेजा गया है उनको वापस लाया जाए। इन सब कारणों के चलते HMIS की नेवल रेटिंग्स ने 17 फरवरी 1946 की रात को डिसाइड किया कि अब इन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये था कि ये सभी नेवल रेटिंग्स को अपने साथ कैसे लाएं ताकि इनकी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं। इनके पास एग्जाम्पल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इन्होंने सोचा कि गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को मुद्दा बनाया क्योंकि सॉल्ट इंसान की रोज़मर्रा की चीज़ों में से एक है। इसे मुद्दा बनाकर गांधी जी ने पूरे देश को अपने साथ ले लिया था। नेवल रेटिंग्स भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फूड को अपना मुद्दा बनाया। इनको घटिया खाना दिया जाता था, इसको मुद्दा बनाया क्योंकि हर एक नेवल रेट इस बात से परेशान था। इन्होंने स्लोगन दिया नो फूड नो वर्क, यानी ना खाएंगे और ना ही काम करेंगे। इस स्लोगन के साथ HMIS तलवार पर नेवल रेटिंग्स ने स्ट्राइक कर दी और 18 फरवरी 1946 की सुबह से ही ये हंगर स्ट्राइक पर चले गए। ये मैसेज इन्होंने दूसरी नेवल शिप्स को भी भेज दिया। दूसरी जगह के नेवल रेटिंग्स भी इस मुहिम में जुड़ गए और जगह जगह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट फ्लैग अब हर जगह दिखने लग गए थे। टोटल 88 नेवल शिप्स थे उस टाइम पर। उनमें से 78 नेवल शिप्स की नेवल रेटिंग्स पूरी तरह से इस स्ट्राइक में जुड़ चुकी थी और इस तरह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुई रिन म्यूटिनी। नेवल रेटिंग्स अब अपने शिप्स को छोड़कर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट फ्लैग को अपने हाथों में लिए मुंबई की सड़कों पर आ चुके थे। मुंबई के आज़ाद मैदान में इनकी एक मीटिंग हुई जहां पर रिलीज INA, विड्रॉ इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया जैसे नारे लगाए गए और यही सब इनकी डिमांड्स भी थी। सिविलियंस अपनी सिंपैथी दिखाते हुए इनके लिए खाना लेकर आने लगे।
क्योंकि ये बात अब सबको पता थी कि नेवल रेटिंग हंगर स्ट्राइक किए हुए हैं। अब ज़रूरत ये थी कि इस स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए। इन लोगों ने एक 14 मेंबर कमेटी बनाई जिसका नाम था NCSC यानी नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। प्रेसिडेंट थे MS खान और वाइस प्रेसिडेंट थे मदन सिंह। इनकी ये स्ट्राइक पूरी तरह से सेक्युलर थी और इस स्ट्राइक को 1857 रिवोल्ट की ही तरह एक बड़ा रूप देने के लिए इन्होंने नेशनल लीडर्स को अप्रोच किया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को अप्रोच किया, बट नेशनल लीडर्स ने इनके इस कदम को सही नहीं माना और बोला कि चुपचाप सरेंडर कर दो और वापस नेवल शिप्स पर लौट जाओ। इसी के साथ साथ नेशनल लीडर्स ने इनको भरोसा दिलाया कि अगर आप ऐसा करते हो, हमारी बातें मानते हो, तो आपको विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, इसकी हम कोशिश करेंगे। अब नेवल रेटिंग्स के लिए आगे कोई रास्ता नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी आर्मी ट्रूप्स छोड़ दिए थे इनके पीछे और नेशनल लीडर्स ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे में इन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। इस तरह 23 फरवरी 1946 को ये रिन म्यूटिनी समाप्त हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते थे। इनमें कुछ मिलिट्री का पार्ट थे, कुछ नेवल सर्विसेज का और कुछ कमर्शियल सर्विसेज के। तो जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उन्हें मिलिट्री और नेवल सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टर्म कॉइन की गई, सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस वो पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी देखरेख में सिविल सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आई। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से ही कंपनी में कमर्शियल अफेयर्स हो ही रहे थे, बट सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कॉर्नवालिस के समय पे किया गया। इसीलिए कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। उस समय सिविल सर्वेंट्स किसी कंपटीशन के थ्रू अपॉइंट नहीं होते थे, बल्कि उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। कॉर्नवालिस के समय इन सिविल सर्वेंट्स को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई। सिविल सर्वेंट्स के दो कैटेगरीज हुआ करती थी, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड मतलब हायर पोस्ट और अनकोवेनेंटेड मतलब लोअर पोस्ट। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स ही अपॉइंट होते थे और लोअर पोजीशंस पर इंडियंस को अपॉइंट किया जाता था। सिविल सर्विसेज में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए उसे ख़त्म करने के लिए कॉर्नवालिस ने कई कदम उठाए, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स की सैलरी को बढ़ाया। सिविल सर्वेंट्स किसी भी तरह के कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और साथ ही साथ उन रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी किया। इसके अलावा ये तय किया गया कि सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशन सीनियोरिटी के बेस पे होंगे, मतलब 5-5, 6-6 साल के बाद प्रमोशन होते जाएंगे। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहे 1786 से 1793 तक। इसके बाद 1798 से 1805 तक वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहे और उनके रूल में भी सिविल सर्विस से रिलेटेड एक बड़ा चेंज किया गया। साल 1800 में इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया ताकि न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ट्रेन किया जा सके। बट जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके बनाए फोर्ट विलियम कॉलेज को डिसअप्रूव कर दिया और इसके बदले इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया हैलेबरी में, जहां पर न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट 1853 आया। इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब ये कहा गया कि सिविल सर्वेंट्स की भर्ती एक ओपन कंपटीशन द्वारा होगी, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेशन से। एक्चुअली इससे पहले भी चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, बट उसे कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई और इस ओपन कंपटीशन की रिकमेंडेशन मैकॉली रिपोर्ट में भी की गई थी। अब क्योंकि कंपटीशन कंडक्ट कराना है तो एक बॉडी की ज़रूरत होगी इसके लिए, इसीलिए सिविल सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया लंदन में। इसे 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था, यानी चार्टर एक्ट 1853 के जस्ट 1 साल के बाद। और इस सिविल सर्विस कमीशन ने 1855 से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए, बट ये एग्ज़ाम्स लंदन में हुआ करते थे और इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 23 रखी गई थी। इसी के साथ साथ चार्टर एक्ट 1853 में कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होंगे, ये क्राइटेरिया हटा दिया गया। अब इंडियंस भी कंपटीशन क्रैक करके कोवेनेंटेड सर्विसेज ज्वाइन कर सकते थे। इसके बाद 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया। इस एक्ट द्वारा कुछ ऑफिसेज को सिर्फ कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व किया गया। इसके अलावा यहाँ ये क्लियर किया गया कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और उसका सिलेबस ग्रीक और लैटिन क्लासिक लर्निंग पर ही बेस्ड होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अप्रूवल के बाद ही किए जाएंगे।
जैसा कि हमें पता है कि जब से ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई थी यानी 1855 से, तब से 1859 तक एज लिमिट 23 रखी गई थी। बट 1860 में एज लिमिट को 22 कर दिया गया और अभी भी एग्ज़ाम लंदन में ही हो रहे थे। इन परिस्थितियों में भी सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। इसके बाद 1866 में एज लिमिट को घटाकर 21 साल कर दिया गया। बट इसके बावजूद 4 इंडियंस ने इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। इंडियंस लगातार इंडियन सिविल सर्विसेज में एंटर होते जा रहे थे। ऐसे में 1878 में एज लिमिट को घटाकर 19 कर दिया गया। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक चेंज 1878 से 1879 के बीच भी हुआ। उन दिनों लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे और उन्होंने स्टैचुरी सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, जहां पर यह कहा गया कि 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट ऐसे इंडियंस द्वारा फिल की जाएगी जिन्हें लोकल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। हालांकि ये अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के अप्रूवल के बाद ही होंगे। बट ये सिस्टम फेल हो गया और बाद में इसे अबॉलिश कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और यहाँ से एक बड़े स्केल पर सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की डिमांड शुरू हुई और इसका असर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिखा। उसके बाद 1924 में ली कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसने बड़े बदलाव रिकमेंड किए और अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसने काफ़ी बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1878 से 1879 के बीच बनी स्टैचुरी सिविल सर्विस तक के डेवलपमेंट्स को कवर कर लिया था, जहां पर यह कहा गया कि 1/6 कॉवेनेंटेड पोस्ट ऐसे इंडियंस द्वारा फिल की जाएगी जिन्हें लोकल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। हालांकि ये अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के अप्रूवल के बाद ही होंगे। बट ये सिस्टम फेल हो गया और बाद में इसे अबॉलिश कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और यहाँ से एक बड़े स्केल पर सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की डिमांड शुरू हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल सर्विसेज में बड़े सुधारों की मांग की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल सर्विस एग्जाम की एज लिमिट को कम करने पर कंसर्न रेज किया। इसके अलावा इनकी मांग थी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी होने चाहिए। इसके लिए 1886 में वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एचिंसन कमेटी। कमेटी ने सबसे पहले ये रिकमेंड किया कि सिविल सर्विसेज में जो कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड का डिस्टिंक्शन है इसको ख़त्म करना चाहिए और इसकी जगह पर 3 ग्रुप्स बनाए जाएं: सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। यहाँ पर कहा गया कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम इंग्लैंड में होंगे और बाकी दोनों सर्विसेज के एग्ज़ाम इंडिया में होने चाहिए। यानी एचिंसन कमेटी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है और अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ओके। इसके अलावा कांग्रेस की दूसरी मांग एज लिमिट बढ़ाने की थी। उसका भी एचिंसन कमेटी ने समर्थन किया। एज लिमिट 23 ईयर्स करने की रिकमेंडेशन दी। इसके बाद काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ और फिर 1893 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी होंगे ऐसा कहा गया। बट फिर भी बात आई गई हो गई। अभी भी इंडियंस को लंदन जाना पड़ रहा था एग्ज़ाम देने के लिए। बट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 आया। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए। यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना पड़ेगा जो कि इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इसी के साथ साथ इस एक्ट में इस बात को भी कहा गया कि इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी एग्ज़ाम होने चाहिए और ये भी कहा गया कि एटलीस्ट 1/3 भर्ती इंडिया में ही होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस एक्ट में सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। इतनी कोशिशों के बाद 1922 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इंडिया में हुए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की रिकमेंडेशन का ही इम्प्लीमेंटेशन था। इसके बाद 1924 में ली कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। ली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन तुरंत सेटअप करना चाहिए। इसके अलावा इन्हें 50-50 बहुत पसंद था। इन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विसेज में हमें एक काम करना चाहिए, ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों 50-50 हों अगले 15 सालों में, ऐसा हमें टारगेट रखना चाहिए। इनकी रिकमेंडेशन थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन इमीडिएटली इस्टेब्लिश होना चाहिए और इनकी इस रिकमेंडेशन का पालन हुआ। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हो गया। इनकी एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि एजुकेशन और सिविल मेडिकल सर्विसेज जैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए और आईसीएस इरिगेशन ब्रांच ऑफ सर्विस ऑफ इंजीनियर्स इंडियन फॉरेन सर्विसेज का रिक्रूटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा ही होना चाहिए। ये सब इनकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा देश में एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो सेंट्रल लेवल पर सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करेगा
और हर एक प्रोविंस में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो कि स्टेट लेवल पर सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करेगा। और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज करके यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कर दिया गया।